सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 14 के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा जिनको एक बार फिर से डेमन कैसल में एंटर करता है। दूसरी तरफ जेजू आइलैंड पे यहाँ पर एंड मॉन्स्टर्स का बहुत ही ज्यादा तबाही चल रहा था। जापान के हंटर एसोसिएशन कोरिया के साथ मिलकर यहाँ पर जेजू आइलैंड का रेड बहुत ही जल्द शुरू करने वाले थे और जिनको यहाँ पर डेमन कैसल के 100वें फ्लोर के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन अभी जिन्हों का सामना होने वाला था 19th फ्लोर में, जो बाकी फ्लोर से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। जिन्हों यहाँ पर 19th फ्लोर में एंटर करता है और जैसे कि एजल ने कहा था 19th फ्लोर के मॉन्स्टर्स का पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। जिन्हों का इंटेलिजेंस स्टैट बढ़ाने के बाद भी जिन्हों का मैना बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा था और देखते देखते यहाँ पर जिन्हों का 90 लेवल अप हो जाता है और इसके साथ साथ वो पहुंच जाता है 97th फ्लोर पे। जिन्हों के ताकत का ऐसा प्रदर्शन देखकर यहाँ पर एजल बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। वो जिन्हों से पूछती है, वैसे सर जिन्हों क्या सब इंसान आपके जितने ही ताकतवर होते हैं? जिन्हों यहाँ पर कहता है, मुझे सबका तो पता नहीं, लेकिन मेरी तरह मैं और 2 इंसानों को जानता हूँ। जिन्हों यहाँ पर मन ही मन चेयरमैन गोगन ही और चाहिन की बात सोच रहा था। पिछली बार उन दोनों का ऑरा सेंस करके जिन्हों को मालूम पड़ गया था कि वो लोग नॉर्मल इस रैंक के हंटर से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि हंटर गिल का लीडर चोई चोंगी, जो अल्टीमेट हंटर के नाम से जाना जाता, चाहिन उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब इस रैंक के हंटर के बीच में भी यहाँ पर ताकत कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि एस रैंक हंटर्स का मैना यहाँ पर नापा नहीं जा सकता। तो इसी वजह से कौन ताकतवर एस रैंक का हंटर है ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जिन्हों चेयरमैन गो के लेवल के बराबर था, लेकिन जिन्हों के बढ़ती ताकत को देखते हुए अभी जिन्हों चेयरमैन गो से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। जिन्हों इसके बाद एजल को कहता है, तुम चाहो तो यहाँ से नीचे जा सकते हो, मैं यहाँ से आके खुद संभाल सकता हूँ। यह सुनकर एजल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। एजल कहती है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं जिन्हों सर? क्या मैं अभी आपके कोई भी काम के लायक नहीं हूँ? जिन्हों यहाँ पर एजल को हौसला देकर कहता है, देखो तुमने अभी तक मेरी बहुत मदद की। एजल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सोचने के बाद एजल कहती है, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ जिन्हों सर। मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना दूर तक जा सकते हैं। जिन्हों यहाँ पर बात को आगे नहीं बढ़ाता और वो एजल के साथ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हमें कोरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर जापान का एस रैंक का हंटर गोतो रियोजी अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ चुका था। एयरपोर्ट में आते ही यहाँ पर गोतो रियोजी अपने आसपास यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस करता है। वो अपने आसपास किसी ताकतवर हंटर का प्रेजेंस नोटिस करता है, लेकिन गोतो रियोजी इस मामले को ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद कोरिया के हंटर एसोसिएशन से एक बंदा उन दोनों को पिकअप करने के लिए आ जाता है। आते यहाँ पर गोतो रियोजी जापानीज में एयरपोर्ट के आसपास कुछ चल रहा है या फिर नहीं, इसके बारे में उस बंदे से पूछता है। वो बंदा कहता है कि यूएस से एक नेशनल लेवल का हंटर अपने कुछ पर्सनल काम की वजह से यहाँ पर आया है। गोतो रियोजी इस मामले में ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो सभी कोरिया के हंटर एसोसिएशन की तरफ बढ़ जाते हैं। गोतो रियोजी और चेयरमैन गो वो दोनों ही आमने सामने थे। चेयरमैन गो यहाँ पर गोतो रियोजी को देखकर ही समझ जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। चेयरमैन गो को अच्छे तरीके से पता था कि पूरे एशिया में गोतो रियोजी ही चाइनीज हंटर लियो ही गैंग का सामना कर सकता है। जापान में टोटल यहाँ पर 21 एस रैंक के हंटर्स, लेकिन उनमें से 11 एस रैंक के हंटर्स सिर्फ एक ही गिल्ड में बिलोंग करते हैं और वो है गोतो रियोजी का ब्लेड गिल्ड। जैसे कि कोरिया में 5 मेजर गिल्ड मौजूद है, लेकिन जापान में सिर्फ एक ही गिल्ड सब कुछ कंट्रोल करता है और वो है ब्लेड गिल्ड, जो एशिया का सेकंड सबसे ज्यादा ताकतवर गिल्ड है और नंबर 1 पे चाइना का ही एक गिल्ड मौजूद है। इसके बाद मिस्टर गोतो की असिस्टेंट हानेकावा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। हानेकावा यहाँ पर मिस्टर गोतो के ट्रांसलेटर के तौर पे आई थी। हानेकावा यहाँ पर सीधे मेन मुद्दे पे आती है और आने वाले जेजू आइलैंड के रेट पे वो कोरिया के साथ है, ये बात वो साफ साफ करके खुल के बता देती है। गोतो रियोजी भी यहाँ पर सीधे पॉइंट पे आते हैं। गोतो रियोजी कहते हैं, देखिए मैं यहाँ पर घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक टॉप रैंक हंटर्स का टीम बनाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर यहाँ पर चेयरमैन गो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चेयरमैन गो यहाँ पर कहते हैं, देखिए मैं चाहता हूँ कि जापान के हंटर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जेजू आइलैंड पे जाके उनके ऊपर हमला करना
ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। गो तो रियोजी ये सुनकर कहता है, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले ही एक प्लान तैयार करके रखा है। इसके बताने के बाद चेयरमैन गो को कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। गो तो रियोजी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की सारी चीजें यहाँ पर एक के बाद एक समझाने लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हर एक एंट मॉन्स्टर एक हाई रैंकिंग हंटर के समान थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा कमजोरी है उनका कम उम्र। जो नॉर्मल एंट मॉन्स्टर्स है वो 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाते, यानी कि अगर उन लोगों ने सिर्फ एंट मॉन्स्टर्स की रानी को मार दिया तो 1 साल में सारे के सारे एंट मॉन्स्टर्स ऑटोमेटिकली मर जाएंगे। चेयरमैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते, लेकिन इसके बाद चेयरमैन पूछते हैं, वैसे आपका आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा कि एंट मॉन्स्टर अपनी रानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गो तो रियोजी इसके बाद कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें रानी तक पहुंचने के लिए हजारों की संख्या में एंट मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर्स अगर गुफा से बाहर निकल गए तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये बात सुनते यहाँ पर किसी को डाउट होने लगता है, लेकिन इसके बाद गो तो रियोजी कहता है कि ऐसा पहले भी तीन बार हो चुका है। जब कोरिया के हंटर्स जेजू आइलैंड का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जेजू आइलैंड के तीर पे पहुंचे थे, तब उन एंट मॉन्स्टर्स ने गुफा छोड़ के अपने हाथों में हथियार उठा लिए थे। यह सुनकर यहाँ पर कोरिया के हंटर एसोसिएशन के बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। गो तो रियोजी यहाँ पर आगे कहता है कि उनको लेकर टोटल यहाँ पर 11 एस रैंक के हंटर्स इस जेजू आइलैंड के रेड पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो लोग जेजू आइलैंड के एंट मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और इस मौके का फायदा उठा के कोरिया के एस रैंक के हंटर्स को उन एंट मॉन्स्टर के कोइन का खात्मा करना होगा। और एक बार कोइन को मारने के बाद साउथ कोरिया के हंटर्स को जल्द से जल्द यहाँ पर हेलीकॉप्टर से रिट्रीट करवा दिया जाएगा। चेयरमैन गो को यहाँ पर यह प्रपोजल पसंद तो आता है, लेकिन इसके पीछे गो तो रियोजी का मोटिव क्या है ये चेयरमैन गो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। असल में गो तो रियोजी को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल चाहिए था, जो जापान के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता, और इसके साथ साथ साउथ कोरिया के पास इतना अच्छा ऑफर ठुकराने का कोई कारण भी नहीं था। लेकिन चेयरमैन गो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। कोरिया में यहाँ पर टोटल 8 एस रैंक के हंटर्स मौजूद है, लेकिन उनमें से चेयरमैन गो बहुत ही ज्यादा बुरे हो चुके, और इसके साथ साथ मिन बियोंग ने रिटायर ले लिया था। लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल था कि वो लोग क्या सच में एक एस रैंक के बॉस को हरा सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से चेयरमैन गो संग जिन्हो की बात याद करते हैं, जिसने हाल ही फिलहाल में अकेले के दम पे एक ए रैंक के डंजन को क्लियर किया था, और अगर संग जिन्हो इस रेड में शामिल होता तो शायद उनके पास यहाँ पर एक मौका हो सकता है। बहुत सोचने की बात यहाँ पर चेयरमैन गो फाइनली जाकर इस प्रपोजल को हाँ कह देते। इसके बाद एक बार फिर से हमें सीधे डेमन टावर पे ले जाया जाता है। जिन्हो का लेवल यहाँ पर 93 हो चुका था, और जिन्हो पहुंच चुका था 100वें फ्लोर में, जहाँ पर उसका सामना था बारन द डेमन किंग से। हमें एक बहुत ही जोर का हवा का झोंका महसूस होता है, और उसके बाद ही हमें आसमान पे एक ड्रैगन देखने मिलता है, और उस ड्रैगन के ऊपर सवार हुआ था बारन द डेमन किंग, जिसके पास यहाँ पर जिन्हो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा महसूस कर सकता था। जिन्हो अपने मन ही मन कहता है, क्या मैं सच में इसे हरा सकता हूँ? बारन द डेमन किंग को अपने आंखों के सामने देखकर एजिल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। डेमन किंग बारन जिस ड्रैगन के ऊपर सवार हुए थे उस ड्रैगन का नाम था काइजल। लेकिन जिन्हो यहाँ पर ड्रैगन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जिन्हो का सामना अभी तक सिर्फ डेमन्स के साथ हुआ, लेकिन यहाँ पर डेमन के जगह एक ड्रैगन को देखकर जिन्हो काफी ज्यादा कश्मकश में आ जाता है। जिन्हो यहाँ पर मन ही मन सोच लगता है, अगर ये ड्रैगन एक डेमन नहीं हुआ तो शायद मैं इसका शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। डेमन किंग बारन यहाँ पर अपने सोर्ड को सामने की तरफ करता है और अपना स्किल हेल्स आर्मी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे पोर्टल्स देखने मिलते हैं, जिसके अंदर से डेमन किंग के सोल्जर्स एक के बाद एक निकलने लगते हैं, और देखते देखते हजारों की संख्या में डेमन आर्मी वहाँ पर मौजूद हो जाता है, जो एटलीस्ट यहाँ पर ए रैंक के मॉन्स्टर्स होंगे। इसलिए यहाँ पर घबरा के कहती है, सर जिन्हो अभी हमें क्या करना चाहिए? डेमोस यहाँ पर तेजी से भाग के जिन्हो के तरफ आने लगता है, लेकिन जिन्हो एजिल को शांति से इंतजार करने के लिए कहता है, और जैसे यहाँ पर सारे के सारे डेमन आर्मी जिन्हो के रेंज में आ जाते हैं, जिन्हो यहाँ पर अपना स्किल मोनाज डोमेन को एक्टिव करता है, और उसी के साथ साथ अपने शैडो आर्मी को बुलाता है, और जिन्हो के शैडो आर्मी जमीन को चीरते हुए डेमन आर्मी को खत्म करने लगता है,
आसपास यहाँ पर तबाही का माहौल छा चुका था। टस्क, इग्रिस, टैंक सभी के सभी यहाँ पर काम पे लग जाते हैं और एक के बाद एक डेमंस को निस्तनाबूद करने लगते हैं। टक्स यहाँ पर हाइमेन ऑफ ब्लेजिंग फायर का इस्तेमाल करता है और पूरे के पूरे बैटल फील्ड में हमें आग का धमाका देखने मिलता है, जो देखकर यहाँ पर एजिल के होश उड़ जाते हैं। लेकिन बारान द डेमन किंग अपने ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए ये सब कुछ देख रहे थे। बारान द डेमन किंग इस जगह का राजा है, लेकिन जिन्हों एक घुसपैठिया है, एक ऐसा खतरा जिसे किसी भी हालत में डेमन किंग को मारना ही है। लेकिन एजिल किस साइड में है, जिन्हों के साइड या फिर डेमन किंग की साइड? ये सोचकर यहाँ पर एजिल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी अचानक से डेमन किंग अपना चाल चलते हैं। हमें अचानक से आसमान से गरजने का आवाज सुनाई देता है और देखते देखते यहाँ पर आसमान से कई जगह पर तेजी से बिजली कड़कने लगती है, जो तेजी से यहाँ पर जिन्हों के शैडो आर्मी और एजिल के ऊपर गिरने वाला था। लेकिन जिन्हों यहाँ पर एजिल को बचा लेता है। जिन्हों के हमले से पता लग चुका था कि ये कोई नॉर्मल थंडर अटैक नहीं है। अगर ये जिन्हों को लग जाता तो जिन्हों के सारे शैडो आर्मी यहाँ पर पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो जाते। जिन्हों यहाँ पर कूद कूद के काइजल के पंखों के ऊपर निशाना बनाता ताकि वो डेमन किंग को नीचे ला सके। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, डेमन किंग यहाँ पर अपने शॉट से जिन्हों के डैगर को रोक लेते हैं और जिन्हों को एक बॉल की तरह एक बहुत ही जोर का छक्का मार देते हैं और जिन्हों यहाँ पर सीधे जाके बाउंड्री के बाहर गिरता है। इससे पहले यहाँ पर जिन्हों कुछ कर पाता, एक बार फिर से डेमन किंग लाइटनिंग अटैक का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन इससे पहले ये जिन्हों के ऊपर गिरता, जिन्हों यहाँ पर जैसे तैसे करके बच जाता है। लेकिन डेमन किंग यहाँ पर ही नहीं रुकते। डेमन किंग लगातार अपने थंडर अटैक से जिन्हों के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन जिन्हों यहाँ पर ज्यादा देर तक बचने नहीं वाला था। लेकिन तभी अचानक से एक फ्लेम थ्रोवर आकर इस लाइटनिंग अटैक को रोक देता है और हमें देखने मिलता है ये फ्लेम थ्रोवर और किसी का नहीं था, ये था अपने टक्स का। टक्स यहाँ पर पूरा जोर लगा देता है। उन दोनों के बीच यहाँ पर कमाल का शोडाउन चलते रहता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर टक्स थोड़ा सा समझदारी दिखाता है और अपने फ्लेम थ्रोवर का डायरेक्शन चेंज कर देता है और ये सीधा जाकर काइजल के पंखों में लग जाता है। ये देखकर जिन्हों कहता है, अच्छी बात है कि मैंने टक्स को वो मैजिकल ऑर्ब दिया था, नहीं तो इस हमले से बच पाना शायद मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। अपने पंखों में चोट लगने की वजह से यहाँ पर काइजल जमीन पे गिर जाता है और जिन्हों को मौका मिल जाता है इस मुकाबले को फाइनली खत्म करने का। जिन्हों यहाँ पर कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिले क्या? बार बार ऊपर देखने की वजह से मेरे कंधे पे दर्द होने लगा था। अच्छा हुआ तुम नीचे आ गए, नहीं तो। जिन्हों के पास कुछ ऐसे स्किल्स थे जिसके लिए जिन्हों को अपना मैना नहीं चाहिए था। इनमें से था कमांडर टच और शैडो प्रिजर्वेशन स्किल। कमांडर टच स्किल जिन्हों को एक फिजिकल आइटम को एक तरफ से दूसरी तरफ लाने में मदद करता है। लेकिन एक भारी चीज इधर से उधर करने से पहले उस भारी चीज का लेवल भी जिन्हों के लेवल का समान होना चाहिए और उसके साथ साथ जिन्हों को अपने शैडोज को प्रिजर्व और समन करने के लिए कोई भी मैना नहीं चाहिए होता है। लेकिन जिन्हों के शैडोज अगर मर जाते हैं तो उन्हें रीजेनरेट करने के लिए जिन्हों को मैना की जरूरत पड़ती है और इसी वजह से जिन्होंने अपने इंटेलिजेंस स्टैट को बढ़ा के अपने मैना का अमाउंट बढ़ा लिया था। लेकिन जहां पर बात यहाँ पर डेमन के आर्मी की आती है, क्या एक बार डेमन आर्मी को मारने के बाद क्या उन्हें फिर से रीसमन किया जा सकता? इसको लेकर यहाँ पर जिन्हों बहुत ही ज्यादा चिंतित था और डेमन किंग अगर अपने डेमन सोल्जर्स को रीजेट करना चाहता है तो इसका मतलब जिन्हों की तरह उसके मैना के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। जिन्हों का मैना लेवल यहाँ पर 7270 से 3000 के नीचे गिर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर डेमन किंग अपना सोर्ड लेकर तेजी से जिन्हों की तरफ आने लगता है। डेमन किंग आते यहाँ पर टक्स के ऊपर अपना थंडर रोर का इस्तेमाल करता है। टक्स भी यहाँ पर पीछे नहीं रहता। टक्स यहाँ पर एक बार फिर से अपना हाइमेन ऑफ प्रोटेक्शन इस्तेमाल करता है। लेकिन एक ही झटके में यहाँ पर डेमन किंग टक्स का काम खत्म कर देता है। जिन्हों का मैना यहाँ पर 2000 के नीचे गिर चुका था। एक हाई रैंकिंग शैडो सोल्जर को रीसमन करने के लिए जिन्हों को बहुत सारा मैना खर्च करना पड़ता है। लेकिन डेमन किंग के खिलाफ ये बैटल जीतने के लिए जिन्हों को उनका सहारा लेना ही था। टक्स एक बार फिर से रीजेट हो जाता। टक्स के रीजेट होने के बाद यहाँ पर टक्स अपना हथियार लेकर यहाँ पर डेमन किंग की तरफ बढ़ने लगता है। डेमन किंग भी अपना तलवार लेकर यहाँ पर टक्स की तरफ बढ़ने लगता है। डेमन किंग अपने एक हाथ से टक्स के हथियार को पूरी तरीके से तोड़ देते और अपने दूसरे हाथ के तलवार को टक्स के बिल्कुल मुंह में घुसा देते और अपने सोर्ड से टक्स को बहुत ही जोर का बिजली का झटका देते और टक्स का काम एक बार फिर से खत्म हो जाता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर इग्रिस डेमन किंग बारान के पीछे से आ जाता है।
एग्रिस यहाँ पर अपनी तलवार से जैसे यहाँ पर बारान के ऊपर हमला करने जा ही रहा था, लेकिन डेमन किंग बारान एक हाथ से एग्रिस के तलवार को पकड़ लेते हैं और एग्रिस के ऊपर सीधा अपना थंडर रोर का इस्तेमाल करते हैं। एग्रिस का नाम और निशान मिट जाता है। जिन्हो यहाँ पर अपना स्किल क्रिटिकल अटैक एक्टिव करता है और जब यहाँ पर डेमन किंग बारान एग्रिस को मारने में बिजी थे, ऐसे मौके का फायदा उठाकर जिन्हो अपने डैगर लेकर यहाँ पर डेमन किंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन डेमन किंग यहाँ पर जिन्हो के डैगर को अपनी तलवार से ब्लॉक करते हैं। इसे बीच यहाँ पर जिन्हो का जैसे थोड़ा सा नजर हटता है, डेमन किंग यहाँ पर जिन्हो के सर को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और जैसे एक बार फिर से डेमन किंग बारान जिन्हो का छक्का मारने ही वाले थे, तब एक बार फिर से जिन्हो एग्रिस और टक्स को समन करता है। एग्रिस और टक्स वो दोनों मिलके बारान के तलवार को रोक लेते हैं और इसी मौके का फायदा उठा के जिन्हो अपने दोनों डैगर का इस्तेमाल करके सीधे डेमन किंग बारान के हाथों में हमला करता है। बारान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बहुत ही जोर का एक रोर करता है। एक बार फिर से आसपास यहाँ पर बिजली कड़कने लगता है, जो जिन्हो और उसके साथ साथ उसके बाकी शैडोज को पीछे ढकेलने में मजबूर कर देता है। अचानक से डेमन किंग दो बड़े बड़े तलवार निकाल लेता है और जिन्हो भी अपना दोनों डैगर लेके बिल्कुल तैयार था और इसके दूसरे सेकंड पे वो दोनों ही बहुत ही तेजी से आमने सामने टकरा जाते हैं। जिन्हो अपने दोनों डैगर की मदद से डेमन किंग के स्वॉर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जिन्हो एक बार फिर से अपना क्रिटिकल अटैक इस्तेमाल करता है। उन दोनों के बीच यहाँ पर बहुत देर तक तलवार और डैगर का शोडाउन चलते रहता है, लेकिन इसी बीच अचानक से डेमन किंग एक बार फिर से अपने थंडर रोर का इस्तेमाल करने लगता है। जिन्हो ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अगर इतने पास से ये हमला उसे लग गया तो इस हमले से जिन्हो नहीं बच पाएगा। जिन्हो अपने दोनों डैगर से जैसे तैसे करके इस हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमले को ब्लॉक करने के चक्कर में जिन्हो के हाथ से अपने दोनों डैगर गिर जाते हैं। डेमन किंग इस मौके का फायदा उठाकर जैसे जिन्हो के ऊपर हमला करने जा ही रहे थे, जिन्हो डेमन किंग के दोनों हाथों को अपने हाथों से रोक लेता है, लेकिन एक बार फिर से डेमन किंग अपना थंडर रोर इस्तेमाल करने जा ही रहे थे, लेकिन इसी बीच कहीं से एक भाला आकर डेमन किंग के सर पे लग जाता है। डेमन किंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसके कुछ ही देर बाद हमें देखने मिलता है वो भाला असल में एजिल ने फेंका था। जिन्हो को यहाँ पर अपना मौका मिल जाता है। जिन्हो यहाँ पर अपना इंटेलिजेंस स्टैट इस्तेमाल करता है। अपने मैना फ्लो को स्टेबल करने के बाद जिन्हो एक बार फिर से कमांडर टच इस्तेमाल करता है और पास में पर एक पत्थर को अपने हाथ में उठा लेता है और अपने पूरे ताकत से उस पत्थर को डेमन किंग के हाथ की तरफ थ्रो करता है। पलक झपकते यहाँ पर डेमन किंग के शरीर से उसका हाथ अलग हो जाता है, लेकिन जिन्हो यहाँ पर ही नहीं रुकता। वो पलक झपकते ही बहुत ही तेजी से डेमन किंग के बिल्कुल सर के पास पहुंच जाता है और एक ही मुक्के से जिन्हो बारान द डेमन किंग का सर दर्द से अलग कर देता है। यह देखकर एजिल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। इसके बाद यहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जिन्हो ने फाइनली जाकर डेमन किंग को हरा दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जिन्हो ने बारान के सोल को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया था। जिन्हो इसके बाद एजिल को कहता है, एजिल जाओ तुम्हारे पापा से कह दो आज से रेडिश क्लैन यहाँ का नंबर 1 क्लैन होगा। ये सुनते यहाँ पर उन दोनों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है और इसके साथ साथ जिन्हो का 97th लेवल भी हो जाता है और फाइनली जाकर जिन्हो डेमन कैसल में विजय हासिल कर लेता है। And that's it for the solo leveling season 2 episode number 14। तो एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ एंड वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कल मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।